मेट्रो वन न्यूज, हर पल की खबर। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ भैंस कॉलोनी। ये कैटल कॉलोनी और भैंस कॉलोनी जो है वो कहा जाता है ऐसे। और मेट्रो वन ऑन द स्पॉट की टीम के हमारा इस हफ्ते हमने जो दूध फरोशों के एक मुतालबात चले हुए हैं कि नर्ख में इजाफा किया जाए, तो लिहाजा कमिश्नर ऑफिस में इस हवाले से इजलास का भी इनकाद हुआ था, तो जिसमें कि ये फैसला किया गया है कि दूध फरोशों के जो मसाइल हैं या उनके जो अखराजात हैं उनके मुतालिक जो है वो तहकीकात की जाए। तो मेट्रो वन ऑन द स्पॉट की टीम जो है इनफरादी तौर पर अपने तौर पर हम यहाँ भैंस कॉलोनी आए हैं, और भैंस कॉलोनी आने के बाद हम देखेंगे कि डेयरी फार्मर्स की जो है मसाइल क्या है, मुश्किलात क्या हैं, और जिसकी वजह से वो दूध के नर्ख जो हैं वो हर 4 महीने 5 महीने के बाद उसमें इजाफा करने का मुतालबात करते हैं। उनके मसाइल को मालूम करने की कोशिश करेंगे और हम आपको भी स्क्रीन पर दिखाएंगे कि असल हक़ाइक़ क्या है। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त भैंस कॉलोनी में मौजूद हूँ और भैंस कॉलोनी में हम चल रहे हैं एक बाड़े की जानिब। हम वहाँ देखते हैं कि वहाँ पर जो चुआई हो रही है दूध की, उसकी क्या सूरत हाल है, कितनी चुआई होती है एक वक्त में, और क्वालिटी क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम चलते आगे देखते हैं। सिकंदर नागौरी साहब जो कि कराची डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, वो भी हम रहा हैं, और जो रुकन वक्त हैं वो भी भाई मेरे साथ ही हैं, और हम चल के देखते हैं कि इस भैंस कॉलोनी में जो भी भैंसों के जो अपने डेयरी फार्मर्स के जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके मसाइल मुश्किलात, उस पर हम थोड़ी सी देख लेते हैं। इसको दिखाई दे कि ये बाल्टी कितने की है? ये 10 लीटर की है, लेकिन झागों के साथ गर्म दूध है, 6 लीटर दूध है इसमें। कैसे कंफर्म है ये 6 लीटर? हाँ कंफर्म है। चलिए, मतलब कि एक भैंस जो है वो 6 लीटर दूध दे रही है? नहीं, सब नहीं देती 6 लीटर, को 4 भी देती है, को 3 भी देती है, को 2 भी देती है। अच्छा। एवरेज 8 लीटर का बनता है। एवरेज 8 लीटर का बनता है। ये एक वक्त में या दो वक्त में? दोनों वक्त में। रोक ना भाई, ये दूध दिखाना इनको बच्चा, ये दूध दिखाना इधर वाला तू दूध देखें जरा। हाँ, ये इतना भी देती है, ये देख लो। ये जो कम देती हैं, कोई ज़्यादा देती हैं, ये ऐसा ये जो दूध है ना, किसी से 2 लीटर देना, किसी ने 3 देना, किसी ने 5 देना, एवरेज ये है ना दोनों टाइम 8 लीटर हो जाता है। क्या कितना होता होगा दिन, सुबह और शाम मिला के? तकरीबन 7.5 लीटर होता हमारा ये जो एवरेज चल रहा है। जी जी, सुबह और शाम मिला कर? सुबह शाम 24 घंटे का 7.5 लीटर दूध बनता है हमारे फार्म का। तो भैंसें जो होती हैं इसमें मतलब ये कि तंदुरुस्त होती हैं या कुछ? ये नहीं, तंदुरुस्त ही दूध देती है। अच्छा। जो बीमार होती है वो दूध भी नहीं देती है। हाँ, ये सब माशाल्लाह तंदुरुस्त खड़ी हैं और ये खा रही हैं सब। ये आप लोगों को देख कर ज़रा सा मतलब कि अजनबी आदमी आ गए ना? हाँ, डर गई हैं, वरना तो ये माशाल्लाह ठीक ठाक तंदुरुस्त हैं। हाँ, डेयरी फार्म में एक डेयरी फार्म में कितनी भैंसें होती होंगी? यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 500 है, कम से कम 50 है। अच्छा। हाँ, आपके पास कितनी है अभी? ये तकरीबन 140-42 भैंसें हैं। 140-42 भैंसें। तो 140-42 भैंसें हैं, तो इसका मतलब ये कि इसमें तो आपको वो कुछ भैंसें जो होती होंगी जो ब्रीडिंग वगैरह जो बच्चे होते होंगे वो दूध पीते होंगे, माँ का पीते होंगे, तो वो ये बच्चे खड़े हैं, ये आप खा भी रहे हैं, खाने लगे हैं। तकरीबन 2.5 महीने के मतलब उम्र में जो है खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन हम दूध भी पिलाते हैं। दूध भी पिलाते हैं, तो फिर वो दूध फिर आप काउंट नहीं करते होंगे ना? जो आप काउंट नहीं होता, जो आप मार्केट में बेचते हैं उसको काउंट नहीं? वो काउंट नहीं होता। ये हमारे फार्म में जो है 6-7 बच्चे हैं जो हम इसकी जो है ब्रीडिंग भी करते हैं, बढ़ाते हैं इनको, और ये फिर 6 महीने थोड़ा बड़ा होने के बाद ये बाहर सिंध में भेज देते हैं। 6 महीने का हो जाता है तो हम सिंध जो है सिंध में क्यों भेजते हैं? वो अधिहारी करके हम भेज देते हैं। वो जब सूकर आती है तो फिर उसकी कीमत डाली जाती है, तो आधे उनके होते हैं, आधे तो वो पालते हैं वहाँ पे? वो पालते हैं। अच्छा, पालने के बाद उसको तंदुरुस्त मतलब सेहतमंद करके सारा कुछ करने के बाद फिर वो करके सब कुछ करके भैंस बनाकर भेजते हैं। फार्म वाले खुद ही बच्चों की ब्रीडिंग नहीं है, ये प्रैक्टिस हर जगह नहीं है। ये कुछ लोगों के ताल्लुकात होते हैं इंटीरियर वाले लोगों से, तो वो करते हैं ऐसा। सब पूरी कॉलोनी की ये प्रैक्टिस नहीं है। ये नहीं, मुझे ये बताया कि कितने हर फार्म में कितने बच्चे पैदा होते होंगे? नहीं, बच्चे देखो जी, बच्चे यहाँ फार्म में बहुत कम पैदा होते हैं। ये बाहर से पैसे आती हैं मंडियों से,
और बच्चे तकरीबन सारे वहीं फ़रोख्त करके आ जाते हैं। इसकी वजह यह है कि यहाँ बच्चों की कीमत भी नहीं मिलती, वहाँ 1000-1500 मिल जाते हैं, यहाँ 500 में भी कोई बच्चा नहीं लेता। दूसरी बात यह है कि भैंस ऐसा जानवर है कि जब ट्रक में आती तो बच्चों भूल ही जाती है, बच्चों को पहचानती नहीं कि मेरा बच्चा है, लाते मार दिया हो। ये भी एक वजह इसकी है। तो बच्चे यहाँ नहीं आते, यहाँ तो सिर्फ बच्चे उसी के होते जो भैंस यहाँ गाभिन हो गई, प्रेगनेंट हो गई, यहाँ बाकी सुबह की वो बच्चा बच जाता है यहाँ। अलबत्ता मंडी से कोई बच्चा यहाँ नहीं आता। ये नाज़रीन देखें कि ये जो आपको टैंक नज़र आ रहे होंगे, ये टंकी ही है जिसपे कि तमाम की तमाम दूधों को जमा करने के बाद जो है वो होलसेलर ले जाते हैं और होलसेलर के बाद ये फिर रिटेलर्स की जानी जाती है। अच्छा, ये जो दूध आप यहाँ चोते हैं तो जब इस डब्बे में डालते हैं तो इसमें क्या पानी में वगैरह मिलाते हैं क्या? ये आपके सामने है। वो तो हमारे सामने है ना, मतलब पीठ पीछे की बात नहीं, पीछे कुछ भी नहीं होता। ये हाथ से और दुकान तक ये कुछ नहीं होता। नहीं, दुकान में मतलब कि हमने तो देखा कि दुकान में तो पानी मिला हुआ होता है। नहीं तो मिडल मैन को देते हैं ना, आगे जाके मिडल मैन को दुकानदार को देता है। दुकानदार बेचारा जिसके हिसाब से बेचता है, वो जो अच्छी दुकान है, बड़ी दुकान है, वहाँ तो मिलावट का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन जो 3-4 मन बेचेगा वो क्या खाएगा, क्या नंगी लाएगी, क्या निचोड़ेगी। अक्सर नाज़रीन ये होता है कि मुख्तलिफ जो भेड़ों में होते हैं, जो बाड़े होते हैं, उसके अंदर जो है वो गाय भी पालते हैं और गाय जो है वो उसके दूध और भैंस के दूध को मिक्स किया जाता है, जिसकी वजह से फैट या क्रीम जो कम हो जाता है। लेकिन बहरहाल हमें यहाँ सिर्फ बछड़े नज़र आ रहे हैं, जो कि यहाँ पर कोई भी बछिया नहीं है जो कि दूध देने वाली हो। तो लिहाजा ये जो हम फार्म में खड़े हैं, यहाँ पर टोटल जो है वो भैंस का दूध जो है वो दिया जाता है। और जैसा कि भाई हमसे कह रहे हैं कि 7:45, 7:30-8 लीटर 2 टाइम पे, यानी कि सुबह और शाम जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो मसाइल क्या है, मुश्किलात क्या हैं, आप लोग इतना क्यों चीख पुकार कर रहे हो? ये है कि महंगाई जो है 15-20% महंगाई हो चुकी है। वो पूरे जो है स्टेट बैंक चीख रहा है, हर इदारा चीख रहा है, महंगाई तो हो गई है। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा गंभीर मसला जो है वो खुराक का और एनिमल की खुराक में ये क्या है, ये जो आप दे रहे हैं? ये जो भूसा पड़ा हुआ है ना, ये इस भूसे ने हमको पिछले दिन रुला दिया था। रुलाने से मतलब ये है कि ये हमारी जो क्रॉप जो थी गंदम की बहुत कम हुई। ये भूसा पंजाब में भी, खाली सिंध में नहीं, कराची में नहीं। ये जरा भूसा दिखाइएगा कैमरे से कि ये जो भैंसें खाती हैं। ये पंजाब में भी 1000 रुपये मन हो गया, 40 किलो 1000 रुपये, यानी 25 रुपये किलो हो गया था। पिछली दफ़ा हमने जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जमा कराई थी कमिश्नर कराची के यहाँ, वो सिर्फ 9 रुपये किलो 360 रुपये 370 रुपये की थी। 1000 रुपये तक पहुँच गया, यानी 1 लीटर में 16 रुपये कास्ट सिर्फ इस भूसे की वजह से बढ़ गई थी। अब अल्लाह का शुक्र है फसल नहीं आई है, अब ये 600-650 पे आ गया। लेकिन ये कुछ चंद दिन रहेगा, फिर ये स्टॉक चला जाएगा। स्टॉक करने के बाद में वो जो आड़ती हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो भूसा लेकर आते हैं, उनकी मोनोपोली होती है। वो अपनी मर्ज़ी से गाड़ियाँ कम करते हैं, अपनी मर्ज़ी से गाड़ियाँ ज़्यादा करते हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पुश्ता नाल नहीं है। नाज़रीन, ये है वो भूसा, ये वो भूसा है जो कि जैसा कि सिकंदर नागौरी साहब कह रहे हैं कि 1000 रुपये मन या किलो, 40 किलो के हिसाब 40 किलो मन के हिसाब से हो गया था। लेकिन अभी कुछ सस्ता हुआ, लेकिन इस भूसे की वजह से और भी जो मुझे चीज़ें नज़र आ रही है जो वो देख लेते हैं। वो ग्रीन पाउडर भी है इसमें, और दूसरे जो है ना वो, तो ये जो है फीड आप ये देते हैं? ये मिक्स किया हुआ आप इस वक्त। हाँ। लेकिन ये बोरियों में जो रखा है ना, हाँ हाँ, ये मिक्स किया हुआ है। इसमें क्या क्या है? ये इसमें ग्रीन पाउडर और सब चीज़ें मिला रखी हैं इसके अंदर। ये भूसा इसमें इसलिए मिलाया जाता है कि जानवर जब खाता है इसको तो ये हजमे के लिए जुगाली भी है। ये राशन है, ये राशन, ये फीड है। ये फीड है, ये बनाते हैं आप लोग? ये कंपाउंड फीड नहीं, कंपाउंड फीड खरीदते हैं हम। ये खरीदते हैं। तो ये क्या हिसाब आता है? ये तकरीबन ये सब 32-33 रुपये किलो आ रही है हमारे यहाँ। तो आप तो मन के हिसाब से लेते होंगे ना? हाँ, मतलब वो तो मिलती तो केजी के हिसाब से ना। तो ये इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? इसमें मूंग है, माश है, चने की हड्डी है, छिलका है, चूना है, तमाम चीज़ें इसमें जो है, गंदम है। अच्छा, इसमें तमाम चीज़ें मिक्स हैं। तो ये तमाम चीज़ें पाकिस्तानी है या बाहर की हैं? ये बाहर की, जो मैं दिखाता हूँ आपको, ये बाहर की है। अच्छा, एक चीज़ ये क्लियर कर लेना कि ये जो भूसा है ये अलग चीज़ है। ये बाहर से ये पाम है, ये पाम ऑयल मिल है ये। जी पाम ऑयल है, पाम का ये मिल है ये। हाँ, वो जो इम्पोर्ट हो रहा जो तेल निकालने के बाद उसकी फोक बच जाती है। ये चोकर है जिसको ये मतलब पाकिस्तान का वेट ब्रांड। ये सिर्फ पाम जो है आप इसको इम्पोर्ट करते हैं? नहीं, और भी चीज़ें हैं। मैं कह रहा हूँ अभी है, और ये पाकिस्तान का ये चोकर है। जी, ये सब मिक्स होती है। ये हम नहीं बनाते, ये इम्पोर्टेड जो लोग इम्पोर्ट करते हैं। अच्छा, ये क्या है? ये सोयाबीन का छिलका है। छिलका है। आज दिखाया जरा इधर, ये सोयाबीन का छिलका है। हाँ। तो ये क्या होता है? ये भी मिक्स होता है इसके अंदर? ये भी मिक्स होता है।
होती है? इसको कहा जाता है, इसके अंदर चना भी है, इसमें मांस भी है, इसमें मूंग भी है, इसमें मछली भी है, इसमें सारी दालों की जो है ये जो है मरगूबा है। और ये भी सेम चीज़ है ना, ये पाला, इसमें भी वो पाला वही चीज़ है ना। ये असल पाला इसलिए इसको कहते हैं कि ये जो है ना इम्पोर्ट जो करते हैं लोग, इम्पोर्टर, वो बना करके भेजते हैं, इसको मिक्स कट्टी कहते हैं और हम उनसे परचेज करते हैं। ये पाला भी ये सेम चीज़ ही होती है, लेकिन उसको लोग क्या करते हैं, ये चीज़ कुछ चीज़ मिलाते हैं, कुछ उसमें चावल की वो फक मिलाते हैं, कुछ और कुछ मिला करके उसको ये बना देते हैं पाला। लोकल है, ये लोकल ही समझो इसको तो है। ये तो वही है ना जो सोयाबीन का छिलका पता है, ये भी इम्पोर्ट होता है। ये इम्पोर्ट होता है। इसके अंदर भी सोयाबीन है, लेकिन ये अलग से भी देते हैं आप? इसके अंदर नहीं, सोयाबीन मील इसके अंदर है, वो तो छिलका है ना, इसमें सोयाबीन मील है। अलग से छिलका क्यों रखते हैं? अलग से छिलका इसलिए लगता है कि वॉल्यूम इसका बेचारा बढ़ जाता है ना, वॉल्यूम। और ये क्या है? ये चोकर है, ये चोकर है, ये वीट बिरान इसको कहते हैं। ये लोकल है? ये लोकल हमारे फिल्म मिल से आता है ये। देखो जी, यह पहली भैंस से जब दूध निकलता है और आखिरी भैंस तक 2 घंटे तो यहाँ लग जाते हैं। उसके बाद में ये लोडिंग होकर के जब अनलोड होता है जब दुकान पे, तो तकरीबन 1 से 1.5 घंटा और लग जाता है। दूध को सेव करने के लिए फिर आपने मैंने सुना है कि वो खाने का सोडा भी डाला जाता है? नहीं, दूध का खाने का सोडा वो दुकानदार उस हालत में डालते हैं, खुदा न खासा दूध का टाइम बहुत ज़्यादा हो गया हो, गाड़ी के रास्ते में फंस गई हो, धूप की वजह से, गर्मी की वजह से, तो उसकी जो है वो लाइफ थोड़ी कम नज़र आने लगी हो, तो मीठा सोडा इसलिए डाल देते हैं कि थोड़ी देर के लिए उसको वो एक प्रिजर्वेटिव के तौर पे इस्तेमाल करते हैं उसको। जी अंदर चलेंगे आप? हाँ, ये बताएं, दोबारा बताएं। ये 2.5 से 3 लाख रुपए की भैंस है ये इस कंडीशन में, और ये आगे ये 2-2.25 लाख रुपए की है। इस तरफ जो ये 2-2 लाख रुपए से ऊपर ही है तकरीबन ये। चले जी, ये है वो सिचुएशन भैंसों की कीमतों के हवाले से। वो भी हमने चलते चलते हमें ख्याल आया तो ये हमने पूछ लिया कि एक भैंस से कितनी की। तो जैसा भाई बता रहे हैं कि 2 लाख रुपए जो है वो भैंस 3 से 4 साल पहले ख़रीदी थी, और इस वक्त जो है भैंसें जो है वो 2 से 4 लाख रुपए में मिल जाती हैं। लेकिन वो जिस तरह वो बता रहे थे कि 4 लाख की जो भैंस है जिस कंडीशन में है वो कंडीशन में नहीं होगी, इससे हल्की होगी। 100 पर तकरीबन 8 भैंसें हमें मंथली खरीदनी पड़ती है, और 8 भैंसें जो हैं या कुछ स्लाटर हो जाती हैं या हमारे जो गांव के से आते हैं व्यापारी वो ले जाते हैं। चलिए जी, ठीक है। ये है तमाम सूरत हाल, और भैंसों की कीमतों के हवाले से भी हमने इनसे पूछ लिया। अब इसमें कहाँ तक सदाकत है हम चल के मज़ीद आगे तस्दीक करेंगे, इसलिए कि हर आदमी अपनी चीज़ों को महंगाई बताता है और सोना ही बताता है, तो लाजमी सी बात है कि हम मज़ीद इसको आज़ाद ज़राए से भी तस्दीक करते हैं। तो हम मज़ीद आगे चल के देखते हैं। हम एक और डेयरी फार्म में, हम आप लोग इससे कबल आपको मैंने जो चीज़ भी दिखाई थी, जो तरीक़ेकार था, सारी चीज़ें थी, हम दूसरे डेयरी फार्म में आए। ये काफ़ी ज़्यादा जो हमें काफ़ी डेवलप और एक सिस्टम के तहत जो हमें नज़र आ रहा है। और इस वक्त भी मेरे हमरा सिकंदर नागौरी साहब भी हैं। इसके अलावा होल सेलर्स एसोसिएशन के अहदेदार तो क्या है, जुनेद, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद जुनेद गुजर जी और माजिद साहब, जो कि जिनका ये डेयरी फार्म है, हम वो भी मेरे हमरा हैं। और इनसे मैं पूछ रहा था, मुझे भैंसें नज़र नहीं आ रही हैं। वैसे पीछे डक में पीछे हैं, छुपा के रखी हुई हैं। हाँ, पीछे डक में ना। चलो छोड़ो, चल के देखते हैं। ये पीछे डक में इस वक्त माल होता है ना, कच्चे में होता है इस वक्त। ये जो जगह रखी हुई है आपने, ये अब चुवाई के टाइम में आता है ना माल, खाने के टाइम में उस वक्त लेकर आते हैं यहाँ पे? जी जी जी। उसके बाद फिर उसके बाद जाके उधर वापस पीछे डक में ले जाते हैं। चुवाई हो गई? नहीं, अभी चुवाई 7 बजे लगेगी। 7 बजे लगेगी? जी जी। तो मतलब इतना लेट क्यों?
वो टाइमिंग होती है ना, जिस हिसाब से आगे सप्लाई देनी होती है उस नहीं मतलब ये कि अमूमन मैंने देखा चॉइस जो है 3-4 बजे शुरू हो जाती है। नहीं, हर फार्म का अलग अलग टाइम होता है, किसी का 3 बजे लगती है, किसी की 4 बजे, किसी की 5 बजे, किसी की 6, हर किसी का अलग अलग टाइम है। चलिए जी, चलिए बड़ा सिस्टम अंदाज है। आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर थोड़ा सा कैमरा देखें कि ये जंजीरें लगी हुई हैं, यहाँ पर भैंस को लेकर आते हैं, खड़ा करते होंगे, उसके बाद ये चारा वगैरह खिलाते हैं, यहीं पे वो कहते हैं चुवाई करते हैं। तो एक सिस्टम के तहत और तमाम चीज़ें जो है वो अलग अलग हैं और मुझे यहाँ सफाई सुथराई भी कुछ ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही है। इस फार्म का ये हम आपको यहाँ पे इसलिए लेके आए हैं कि यहाँ पे प्रॉपर फार्मिंग इसलिए हम कह रहे हैं, हम खैर मगरिब को तो नहीं हम मीट कर सकते, लेकिन यहाँ पे फिर भी ये हो रहा है कि हम रोज़ इसको यानी चेक करते हैं कितना इसका वेट हो रहा है और रोज़ इसका कितना दूध आ रहा है, पूरा यानी जितना उसका टाइम मिल्किंग का टाइम होता है 270 डेज़, उसका पूरा हमारे पास रिकॉर्ड होता है। मैं बात की बात बीच में कहा है, ये जो कान पे मुझे नज़र आ रहे हैं ये टोकन नज़र आ रहे हैं जी, ये टैग होते हैं, इसी ये रिकॉर्ड का हिस्सा होता है। हम यानी रोज़ जो है यहाँ पे जो भी इसका मुंशी होगा वो बताएगा कि ये नंबर ने इतना दूध दिया। पास कितनी दूध है? ये यहाँ 350 है, मतलब 350 तक नंबर होंगे जी, 350 तक है। तो हर की इंडिविजुअली आपने उसकी सेहत के मुतालिक, जी, उसकी कॉस्ट के मुतालिक एवरी डे ट्वाइस इन अ डे, ट्वाइस इन अ डे। हाँ जी, इसकी कैलकुलेशन ट्वाइस इन अ डे मतलब उसमें दिखाते हैं कि सुबह इतने लीटर दूध दिया है, जी, शाम को इतने लीटर दिया है। फिर वो भी ये भी बताएगा अगर दूध किसी का अगर जैसे अभी फ्रेश आई है तो उसका मिल्क ज़्यादा होना चाहिए, हमें एक आइडिया होता है। तो अगर उसने कम किया है तो हम पूछ सकते हैं कि जी ये इसका कम क्यों आया, क्यों बीमारी, किसी को कोई प्रॉब्लम हो सकती है, वो जाके फिर हम लोग इसको ऑन ग्राउंड जाके चेक करते हैं। अच्छा, मुझे ये बता दें कि जुनैद भाई के कितने लीटर दूध प्रोड्यूस कर रहे हैं आप? 8 लीटर है। असल में हमारे प्रॉब्लम क्या है कि लाइफ स्टॉक वालों ने आज तक इस पे कोई काम नहीं किया, इसकी ब्रीडिंग पे। जैसे मैं यूके में एक थे अपने वहाँ के फार्मर थे, उनसे मेरी बात हुई तो वो यहाँ से ब्रीड को लेके गए वहाँ पे, और वो मुझे बता रहे थे कि मैं 5 से 7 साल में उसको इतना अपग्रेड कर चुका हूँ कि वो 25 से 28 लीटर पे आ गया। और हम अभी ट्वाइस अ डे या वन टाइम? ट्वाइस अ डे, एरिया वाइज। जी, दुनिया भर में मशहूर है। जी। तो लाजमी सी बात है कि उसके दूध जो है आपके यहाँ ड्राई जो दूध आ रहा है बच्चों के, वो भी गाय का आ रहा है। ऑस्ट्रेलियन दूध, ऑस्ट्रेलियन गायें जो आप कहते हैं, जिसको उसके काफ़ी सारे नाम हैं उनकी ब्रीड्स के, तो वो उसका मसला ये है कि वो हमारे मौसम के साथ वो मैच नहीं करती। अगर आप उसको यहाँ पे लेके आएँ जब 40 प्लस हो जाता है तो वो गायें जो है वो बीमार हो जाती है और हिलने लग जाती है और गर्मी के वजह से मर जाती है। अच्छा, वहाँ पे क्या है कि कंट्रोल शेड है, मैं आपको इसका ये भी बता देता हूँ, वो एक बहुत बड़ा खर्चा है, यानी कंट्रोल शेड है, उन्होंने उसको उसके साथ माहौल के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से रखा गया। बिल्कुल। मुझे बताएं कि ये भैंसें जो आती हैं इनमें से कॉस्ट क्या होती है इनमें? ये भैंस कितने की है, वो कितने की है, वो कितने की है, कुछ अंदाज़ा है? भैंस जो है अच्छी जो है वो ऐसा भी है कि जी, ये तकरीबन 2.5 लाख से भी ऊपर की भैंस है किस वक्त। अब इसका टाइम मुझे नहीं पता होगा एक्यूरेट के ये फ्रेश है तो टोकन लगा हुआ है, ये फ्रेश है तो ये अभी तकरीबन कितने की 280 तक की होगी, 225-30, यानी अच्छी से अच्छी 3.5 लाख तक भी जाती है। ऐसी भैंसें भी हैं कि जो 3.5 लाख की एक भैंस। नहीं, मैं बेसिक की, असल में मैं बेसिक की नहीं, अभी तकरीबन इसमें ये जो तकरीबन ये जोटी भैंसें खड़ी हैं 2.5 लाख 2,75,000 रुपये। इनको भी बहुत अंदाजा होगा, बहरहाल आप छोड़े। नहीं, 2,70,000 2,75,000 अभी नॉर्मल भैंस जो है जो बिल्कुल नॉर्मल है वो 2 लाख। मैंने कहा आपसे कि मैं अभी डेयरी फार्म लगाना चाहता हूँ। जी, मैं जाता हूँ 100 भैंसें खरीदनी है मुझे, एक भैंस से मुझे कितनी की मिलेगी? तकरीबन 2.5 लाख रुपए की एवरेज। एक भैंस। कहाँ से? आप साईदात मंडी चले जाएं, शहजादपुर चले जाएं, चंबड़ चले जाएं, तलार चले जाएं, 4-5 मंडियाँ सिंध में लगती हैं हर हफ्ते में। पंजाब की भैंस अच्छी होती हैं या सिंध की? नहीं, पंजाब की भी अच्छी होती है, सिंध की भी अच्छी होती हैं, दोनों भैंसें अच्छी होती हैं। आपने बताया था 7.5 हो जाए, मतलब ये कि वो भैंसों का भी फर्क होता है। भैंसों का फर्क। तो मेरा कहना का मतलब ये है कि आप लोगों को जो क्लेम करते हो, आप सरकारी सतह पर जो क्लेम करते हो, तो सरकारी सतह पर क्या क्लेम करते हो? कितने लीटर देती है भैंस?
आप कितने पे आप अपनी कॉस्टिंग को करते हैं? देखें जी, आप एवरेज पे जाएंगे ना? कॉस्टिंग कितने में करते हो? नहीं नहीं, आप एवरेज पे 8 लीटर पे करते हैं, लेकिन आपने एवरेज पे जाना है ना। अब मेरी तो ताकत नहीं होगी, हर फार्मर की ताकत तो नहीं होगी कि सारी एज जैसी ले लें। ऐसे ऐसे डेफिनेटली ये तो बिल्कुल सही बात है। आप हर तरह जी जी, ये जैसे खड़ी है, ये जैसे खड़ी है, हाँ जी। ये भी 2,25,000 की शौक है, ये 2.25 लाख 2.5 लाख की वो ये खूबसूरती में वाली जोटी है। इनके शौक भी हैं। ये सामने वाली जो है ये 2.5 लाख रुपए की जोटी है। ये जो छोटी वाली आप देख रहे 2.5 लाख रुपए की? जी, ये 2.5 लाख की है। नाज़रीन, ये यहाँ के जो है वर्कर, लजमी बात है कि शेड से ज़्यादा इनको मालूमात होगी। तो अब शेड की तरफ नहीं देखना, मेरी तरफ देखना है। मुझे तो पूछ रहा हूँ, तो मुझे बता कि वो वाली जो है, जो जिसको तुम बोल रहे हो कि सिंध की है, जी जी, वो कितना दूध देती है? वो भी दूध है इसका कर लो तकरीबन एक टाइम का 4 किलो, दोनों टाइम काट के कर लो। अच्छी 4 लीटर 4 लीटर जी जी, 8 हो गया एक दिन में। जी जी, कंफर्म बात है, झूठ तो नहीं बोल रहा ना? नहीं, हमारे पास स्केल कांटा लगता है हमारे पास। और ये वाली पंजाब वाली भी तकरीबन सेम ही है। तो फायदा क्या है, खूबसूरती क्या है? फायदा ये है कि शौक होते हैं मालिक। अभी ये तो आप सेठ से पूछे किस चीज़ का, कैसे शौक है? पैसा नहीं, शौक भी, एक जानवर रखे, लेकिन खैर नहीं भाई, असल में बात शौक के साथ साथ और बातें भी होती है ना, जिनको बेचारों क्या पता। बात ये है कि असल में पहली बात तो ये है कि पंजाब की भैंस है, एक तो वेट ज़्यादा करेगी, ये जो ये रिसेल में सही चली जाएगी, रिसेलिंग में। अच्छा, दूसरा इसके परचेजर पंजाब से भी आते हैं, जो इसकी अच्छी खासी कीमत, अगर हमने ये आज 2,30,000 की या 2,70,000 की ली है, तो इसके हमारे ज़्यादा से ज़्यादा इसके 50% में वापस मिल जाएंगे। लेकिन आम भैंस के 50% वापस नहीं मिलते, वो स्लाटर जो हो जाती है ना। अब जैसे वो जोटी इन्होंने बताई छोटी सी है, लेकिन सिंध का कोई भी आदमी आएगा ना, उसको इसकी कीमत अच्छी खासी दे जाएगा। बाज़ दफ़ा तो हमें इसकी कीमत ऐसी मिल जाती है कि जितने की हम खरीद के लाते हैं इतने की बिक जाती है ये। 8 लीटर आप क्लेम करते हैं डेयरी फार्मर, इससे ज़्यादा दूध क्यों नहीं प्रोड्यूस हो रहा? इससे ज़्यादा लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट ने आज तक इसको अपग्रेड करने के लिए कुछ नहीं किया। अभी जैसे कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं, हम जब फॉर्म का पूरा टोटल करते हैं ना, तो कोई रियर भैंसें जो अच्छी होती हैं, वो जो कीमत में बहुत ज़्यादा होती हैं, उनका एवरेज जो है वो 10 पे भी है, 10 लीटर पे भी आ जाती है। लेकिन जब हम उसको पर जानवर पे डिवाइड करते हैं तो वो फिर वो 8 पे ही जाके बैठती है, क्योंकि देखिए, हर चीज़ तो आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में क्यों डालते हो? आपने R&D क्यों नहीं रखा? रिसर्च डेवलपमेंट जो है दुनिया में हर जगह का प्राइवेट सेक्टर करता है, तो R&D आप क्यों नहीं रखते? असल में हमारे रिसोर्सेज बड़े महदूद हैं, और आज तक जब भी हम गवर्नमेंट से रेट लेने गए हैं तो उन्होंने हर जगह पे, क्योंकि खुला दूध है, उसके बारे में बहुत सारी बातें चलती हैं, और उसको वो बयान भी करने जाए तो वो उसको रद्द कर दिया जाता है। देखें मैं आपको इंडोनेशिया की मिसाल दे देता हूँ। वो लोग 23% उनका अपना दूध है, बाकी 77 वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं। इंडोनेशिया में मैं जाके देख के आया हूँ, तो उनके भी रिसर्च डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं। मेरी वहाँ पे एक डायरेक्टर थी, खातून थी, उनसे मुलाकात हुई, तो उन्होंने यानी इतने छोटे से उसमें भी यानी गवर्नमेंट उस पर तवज्जो दे रही है, यानी उनका इतना। और हमने ये कहना चाह रहा है कि हमारा लाइफ स्टॉक का जो महकमा और नाहल है वो काम नहीं कर रहा। जी क्योंकि गवर्नमेंट के पास एक पूरी एक कमांडिंग अथॉरिटी होती है। आगे चलते हैं। मेरा अपना ज़ाती राय ये है कि इतनी बड़ी जगह है, इतनी बड़ी जगह में तो आप रिसर्च डेवलपमेंट के लिए जो एक हिस्सा मुख्तस कर सकते हैं, और यहाँ पर जो है आप खुद भी रिसर्च एंड डिपार्टमेंट करने की कोशिश कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में ठीक है, गवर्नमेंट नहीं कर रही, वो बात की बात है, अपने फ़ायदे के लिए तो आप कर सकते हैं ना भाई। देखें, वो स्किलफुल लोग होते हैं जिनकी ये फील्ड होती है, जिन्होंने इसमें स्पेशलाइजेशन की होगी। जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भी सेक्शन है, वो लोग इसकी रिसर्च करते हैं और वो उसको टेक्निकल तरीके से कर सकते हैं, वो बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। हाँ, हम जिस तरह जानवर को रखते हैं, हमें भी ऐसा थोड़ा एक्सपीरियंस होता जाता है कि वो अपने तजर्बात के साथ, लेकिन नुकसान करने के बाद सीखते हैं। अगर रिसर्च डिपार्टमेंट काम करेगा तो नुकसान नहीं होगा। देखिए जी, बात यह है कि पहली बात तो सबसे बात यह है कि हमारे पास ऐसी जगह नहीं है जिसमें हम इस पर रिसर्च की जाए। रिसर्च करने के लिए एक बहुत बड़ी जगह चाहिए। मेरा ख्याल है कि आप सुने ना, आप मेरी बात सुने ना। नहीं, ये काफ़ी नहीं है। आप कोरंगी चले जाएँ, हमारे ये ना PRI पाकिस्तान पोल्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट जो बन रखा ना, उसमें इन्होंने हमारे रेड सिंधी का भी एक फार्म बना रखा। 500 एकड़ ज़मीन उन्होंने मख्तस की हुई है उसके लिए। और टंडो मोहम्मद खान आप चले जाएँ, वहाँ उन्होंने 1000 एकड़ ज़मीन मख्तस की हुई है।
आप नबी सर चले जाएँ, वहाँ गॉड फार्म है, बकरियों का फार्म है, उन्होंने 1000 एकड़ ज़मीन मख्तस की। बात ये कि ये ज़्यादा 1.5 एकड़ ज़मीन है, अब 1.5 एकड़ ज़मीन में हम जानवर दूध वाले रखें या रिसर्च वाले रखें, पहली बात ये। दूसरी बात, उसके लिए कैपिटल चाहिए जानवरों के लिए, जानवर की रिसर्च के लिए। एक जानवर को अगर हम उसको उसकी ब्रीडिंग अपग्रेड करना चाहते हैं, उसको ऊपर ले जाना चाहते हैं, तो उसकी रिसर्च के लिए हमें कम से कम 15 से 20 साल चाहिए। डेयरी फार्मर अगर क्लेम करते हैं कि उनकी नरखों में अगर इजाफा किया जाए तो क्या वजूहत हैं, तो इन वजूहत को मद्देनज़र रखते हुए यकीनी तौर पे जो है हुकूमत ये फैसला करेगी कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम आपको माहौल भी दिखा दी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिखा दिया, इंतहाई तबाहशुदा है। इन अनहाइजीनिक माहौल में जो है ये भैंसें पलती हैं और इन भैंसों के दूध जो है उस कराची शहर में भेजा जाता है। हम मज़ीद आगे चलते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं सर? इसमें ताज़ी घास डलती है, इसमें चने की हट्टी होती है, इसमें चोकर होता है और इसमें गंदम का दलिया होता है और मज़ीद मक्की वगैरह। अगर वो जो चीज़ फार्मर जैसे अफोर्ड कर सके वो फार्मर के ऊपर कई किस्म की मसलन दालें, जो टुकड़े, जो चावल, ये ऐसी चीज़ें। अच्छा, वो अभी तो आज मुझे सिकंदर साहब ने दिखाया था इनके फॉर्म पे कि वो मिस हट्टी के अलावा भी वो जो आपने वो भी दिखाया था ना आपने कि वो क्या जो पाम ऑयल वो भी डालते हैं जी। या हर फार्मर तो इस्तेमाल नहीं करता हुआ? फार्म केक बोलते हैं इसको, करते हैं तकरीबन। हर फार्मर इस्तेमाल तकरीबन हो रहा है इस्तेमाल ये। तकरीबन 95% ताज़ी गंदम डालते हैं भिगो कर, फ्रेश गंदम है। इधर आ जाए ज़रा माजिद भाई, इसमें कितना आइटम ऐसा जो लोकल है और इम्पोर्टेड है? तकरीबन में 7-8 आइटम जो है इम्पोर्टेड हैं। चने की दाल, मूंग, चने की दाल तो पाकिस्तान में होती है भाई। लेकिन नहीं मिल रही ना यहाँ तो। मूंग, मसूर, माश, तुअर, तो ये बाहर की आइटम जो है हम इस्तेमाल। पाम भी बाहर से, आप सरसों ये की बात खली भी सुन इस्तेमाल के हैरान होंगे कि यहाँ पे कराची में जिसको दलिया, यानी आप ये बड़ा सुन के हैरान होंगे, यहाँ दलिया डाला जाता है कराची में। आप पूरे पाकिस्तान में घूम लें, मैंने भी बहुत जगह विज़िट किया है, मैंने नहीं देखा इतनी चीज़ें डलते हुए। वो वहाँ पे आप हरी घास डाल देते हैं या उस पर बहुत ज़्यादा होता है तो चोकर डाल देते हैं, या एक खल होती है 1 किलो, वो 1 किलो डाल देते हैं। कितना 1 किलो पे कितना पड़ता है? कितने का पड़ता है 1 किलो? तकरीबन 33 रुपये केजी पड़ता है, 33 रुपये। 10 रुपये बढ़ गया, उन्होंने 200 रुपये बताए थे। ये इसने बताया, टोटल मिक्सिंग का बताया था उन्होंने। ये खाली उसे ये कंसनट्रेटेड का, ये सिर्फ नहीं राशन बता रहे हो आप खाली। मैं राशन बता रहा हूँ। राशन ये जो मिक्स आप दिखा रहे हो, ये भूसा कुत्तर सारा मिला के बताया उन्होंने। भूसा और कुत्तर शामिल नहीं, मैं राशन की बात कर रहा हूँ। इसमें भूसा नहीं है? भूसा नहीं, अलग से खोरों में डालते हैं ना, वो तो खोरों में अच्छा, वो अलग डालते हैं। जी जी, वो अलग तो डालते अगर हैं। टोटल डालें तो कितना पर किलो पड़ जाता है? तो ये तो मैंने कॉस्ट नहीं लगाई, क्या पड़ता है तकरीबन। 8 किलो भूसा। तो इसका पर किलो जो आप तमाम चीज़ें जो देते हैं, भूसा है उसमें तमाम चीज़ें हैं, जी जी, 1 किलो कितना पड़ जाता होगा? ये तकरीबन आप भूसा लगा लें आप 650-700 रुपये मन है इस वक्त। तकरीबन 8 केजी भूसा खाता है और 6 केजी 7 केजी ग्रीन फूड खाता है और तकरीबन 9 केजी जो है राशन खाता है। तो तकरीबन ये मेरा ख्याल है 27 रुपये तकरीबन पड़ जाता है। 27 रुपये किलो जी पड़ जाता है। तकरीबन जी 27 रुपये किलो पड़ जाता है। जी, तो ये 27 एक चीज़ आप आपके लिए 1 मिनट क्लेम कितना करते हो आप जब जाते हो सरकार पे तो क्लेम कितना वो तो डेयरी अगर हम फार्म पूरा क्लेम अगर हम करेंगे तो आप भाई तालियां बजाना शुरू कर दोगे कि ये झूठ बोल रहे हैं। हम तो 8 किलो क्लेम करते हैं ना। पैसे बताए पर किलो क्या क्लेम करते हैं? हर चीज़ का अलग कर रहे हैं हम। कंसनट्रेट फीड जो है उसका अलग बताते हैं, कंपाउंड फीड का 32 रुपये केजी कह रहे हैं हम ग्रीन पाउडर का अलग बता रहे हैं, 6 रुपये केजी है या 7 रुपये केजी है। और ये इसका जो भूसे का मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ रेट हो रहे हैं। अब पिछले दिनों 1000 रुपये भी हो गया था, अब 700 रुपये है, तो ये आगे जाके फिर दोबारा महंगा हो जाएगा। बात यह कि हम आपको सिर्फ दिखा सकते हैं और डेयरी फार्मर्स में जो भी मसाइल मुश्किलात हैं, डेयरी फार्मर्स से पूछ लिया हमने लेबर से भी पूछ ली, तमाम चीज़ें दिखा दी। और ये तमाम चीज़ें स्क्रीन पर दिखाने का मकसद ये है हमारा कि हम एक फैक्ट्स एंड फिगर्स को हम लोगों को आगाह करें। मसाइल क्या है, मुश्किलात क्या है, मुझे अंदाज़ा है कि इनकी अपनी मसाइल मुश्किलात क्या होंगी। मैं इस बात का कदर करता हूँ कि इन्होंने के बावजूद इन तमाम मसाइल में भी जो है ये काम कर रहे हैं। और इन तमाम जो आपको भैंसें नज़र आ रही होंगी, मुख्तलिफ़ चीज़ें नज़र आ रही होंगी और सेहतमंद तमाम चीज़ें एक सिस्टम के तौर पर, तो ये भी इनका बहुत बड़ा जहाद भी है कि इन माहौल में, इन मसाइल में, मुश्किलात में ये काम कर रहे हैं। और क्या होगा नहीं होगा ये बहरहाल हुकूमत की जिम्मेदारी है कि रेट क्या होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। हम मज़ीद आगे चल के देखते हैं।
नाज़रीन, मैं यहाँ पर भैंस कॉलोनी में मौजूद हूँ और मैं थोड़ा सा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से दिखाना चाह रहा था कि ये सड़कें हैं, इस सड़कों पे जो किनारे पे देख रहे होंगे कि आपको तमाम की तमाम जो है वो जानवरों की जो गंध है, जिसको हम गोबर कहते हैं, ये गोबर तमाम की तमाम जो है वो सड़कों पर फैली हुई हैं। इसके अलावा आप ये देखें कि ये नाले हैं, इन नालों के अंदर जो है तमाम की तमाम जो है वो गोबर को डाला गया है, इसलिए कि यहाँ पर शायद कि सफाई का इंतज़ाम दुरुस्त नहीं है, जिसकी वजह से तमाम की तमाम जो नाले हैं वो आपको गोबर से भरे हुए नज़र आ रहे होंगे। इसके अलावा सामने दिखाएं ज़रा, वो सामने भी यही सूरत हाल है, सामने की भी यही सूरत हाल है कि यहाँ तमाम की तमाम गोबर वगैरह जो है तमाम की तमाम जमा है। क्या सूरत हाल है, क्यों है ऐसा? ये सबसे बड़ी बात यह है कि सफाई सुथराई करने की जिम्मेदारी KMC की है, लेकिन KMC की है, KMC या DMC जिसकी भी है, लेकिन उनको ये टैक्स हमारे यहाँ से नहीं मिलता। टैक्स हमारा कौन लेता है? डिस्ट्रिक्ट काउंसिल लेती है। हर जानवर पर 400 रुपये कराची में आते के साथ ये ऑक्ट्राय के तौर पर लिए जाते हैं, जबकि ऑक्ट्राय पूरे पाकिस्तान में कहीं भी नहीं है। यहाँ पर ज़बरदस्ती बदमाशी के तौर पे लिया जाता है। 150 रुपये कहते हैं हमने एनिमल कीपिंग लाइसेंस फीस के ले रहे हैं, और 250 रुपये जो है ना उसकी वैक्सीनेशन के ले रहे हैं। वैक्सीनेशन भी नहीं होती। और दूसरी बात ये है कि अगर वैक्सीन हो भी जाए तो वो ट्रैवलिंग के दौरान जानवर की वैक्सीन करने से जानवर बीमारी हो जाता है, क्यों? वो स्ट्रेस में होता है, तो वैक्सीन तो बहरहाल करते ही नहीं है। ये बदमाशी के पैसे। चले, आप तो पहले मुझे इसका बताया ना कि ये कचरा उठाने की जिम्मेदारी DMC के किचन उठा रहा है। यही अर्ज कर रहा हूँ, जब वो 400 रुपये ले रहे हैं, करोड़ों रुपये सालाना जब यहाँ से वसूल कर रहे हैं वो, तो वो क्यों नहीं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वाले यहाँ काम करते? DMC वाले क्यों करेगा करके? वो कहते हमें कुछ मिलता ही नहीं यहाँ से भैंस कॉलोनी पे रोड पे चल रहे हैं और इर्द गिर्द यकीनी तौर पर कैमरामैन की जो है हमारे इसको शूट कर रहे हैं, और आपके कैमरे की आंख से नज़र आ रही होगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बात की थी मैंने भैंस कॉलोनी की, वो इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, और तमाम की तमाम सड़कें जो है वो टूटी हुई हैं। और ये टूटे होने की वजह से देखें कि हमारी गाड़ी भी जो है वो बेइंतहा जो है वो गड्ढों में जाती है, फिर ऊपर आती है, जिसकी वजह से कैमरामैन को भी शूटिंग करने में काफ़ी परेशानी का सबब बन रहा है गाड़ी के अंदर। हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि भैंस कॉलोनी में जहाँ पर कि दूध, जिसे कि कहा जाता है कि वो हाइजेनिक होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, और जो चोर हैं दूध को भैंसों से, वो वहाँ तक तो हाइजेनिक नज़र आती है, बर्तनों में भी जा रही है हाइजेनिक है, लेकिन जो माहौल है ये माहौल बहुत ही ज़्यादा जो है अनहाइजेनिक है। और इसी गैर सेहतमंदाना माहौल में यहाँ के लोग जो है वो रह भी रहे हैं, और इर्द गिर्द की चीज़ों को देख रहे होंगे कि तमाम की तमाम चीज़ें, ऐसा लग रहा है कि हम कराची शहर में नहीं, किसी देहात में या किसी बहुत ही गैर तरक्की याफ्ता इलाके में हम मौजूद हैं। तो ये तमाम सूरत हाल है जो आपको हम कैमरे की आंख से दिखा रहे हैं। हम मज़ीद आगे चल के देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। नाज़रीन, हम यहाँ मौजूद हैं और आपको ये देखें कि यहाँ पर जो ग्रीन फूड है, जिसे कि हम ग्रीन फूड कहते हैं, जो कि भैंसों को और जानवरों को खिलाया जाता है, वह मौजूद है। ये कहाँ से आता है? ये हरी घास है, ये ज़्यादातर ठट्टा ज़िले से आती है, या फिर ये सन से आती है ज़्यादा जो है वो, क्योंकि ठट्टा ज़िले से ज़रा नज़दीक है तो सस्ती पड़ती है, दूर से आती है महंगी पड़ती है बहुत ही है। जिन दिनों में ये शार्टेज हो जाती है तो फिर ये जो है ये फिर सन से आती है। सन थोड़ा दूर है, जिला दादू में पड़ जाता है वो, तो इसके अखराजात बढ़ जाते हैं, महंगी पड़ जाती है फिर ये जो ग्रीन फूड आता है, ये ग्रीन फूड जो आता है, तो आप तो कहते हैं कि बड़ा महंगा आ रहा है, तो जो नज़दीक से आता है तो सस्ता ही। असल में पिछले दिनों जब ये भूसा महंगा हो गया था, तो इस वक्त इस पर लोड में था, इस पे जो है घास पे जो है ना लोड ज़्यादा पड़ गया था, लोग भूसा कम खिला रहे, ये ज़्यादा खिलाने लगे थे, तो इसकी कीमत भी बढ़ गई थी बहुत ज़्यादा। कीमत बढ़ने की वजह से इसको महंगा कर दिया लोगों ने, ये मोनोपोली है ना, हमारा तो इख्तियार नहीं है। जब मांग बढ़ गई इन्होंने कीमत बढ़ा दी इसकी, अब आस्ता आस्ता भूसा कम हुआ तो इसकी भी थोड़ी कीमत कम हो गई है। अभी इस वक्त ये ना 6, 5.5, पौने 6 रुपये किलो बन रहा है, 8, 5.5, पौने 6 रुपये किलो, 5 रुपये या 6 रुपये? हाँ, पौने 6 रुपये किलो हमें मिल रहा है। पहले क्या मिल रहा था? ये 9 रुपये तक पहुँच गया था ये, अभी सस्ता हो गया। हाँ, अब ज़रा कम हो गया रेट इसका। आखिर के ये ग्रीन फूड जो है वो जो कटाई होती है, और ये कटाई होने के बाद जो है ऐसे सप्लाई की जाती है, तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसको कि माजी में कह रहे हैं कि बहुत महंगी हो गई थी, लेकिन अभी थोड़ी सस्ती हो गई है, इसलिए कि नई फसल आई है। ये बहरहाल ये पूरे भैंस कॉलोनी में यहीं से सप्लाई होगी? नहीं, बहुत मशीन है ऐसी, बहुत सारी दुकानें, सैकड़ों ऐसी मशीन है। ये वो सूरत है। तो फिर बहरहाल हम आपको दिखाना चाह रहे थे कैमरे की आंख से, हम मज़ीद आगे चल के देखते हैं।
ये जो है हरी घास है ना, जी जी। तो ये रखे रखे सूख नहीं जाती? नहीं, ये सूखती नहीं है, अगर ज़्यादा पड़ी रहे तो ख़राब हो जाती है ये। अच्छा हाँ, ये ख़राब हो जाती है, उसके बाद जानवर को खाता नहीं है, इसे स्मेल आ जाती है इसमें। अच्छा, मतलब सूखती नहीं है? नहीं, इसको फ्रेश ही खिलाना पड़ता है इसको। ठीक है, तो डेली हिसाब से आती होगी? ये रोज़ आती है, ये सुबह शाम दोनों टाइम की आ गई अब ये, कल सुबह तक चलेगी बस ये, फिर आएगी कल ये? नहीं आएगी दोबारा। आगे देखते हैं चल के। मेट्रो वन ऑन द स्पॉट की टीम के हमारा इस वक्त मैं मौजूद हूँ भूसा कॉलोनी में। ये है भैंस कॉलोनी की भूसा मंडी, बल्कि कहा जाता है कि ये कराची की सबसे बड़ी सी भूसा मंडी है, जहाँ पर के भूसा जो है वो इंटरेस्ट से पंजाब से लाया जाता है और भैंसों को या इसके अलावा जो हम कुर्बानी के जानवर वगैरह को जो चीज़ आइटम देते हैं इनको खाने पीने के लिए, वो सब तमाम की तमाम पूरे शहर में यहीं से सप्लाई होती है। तो हम थोड़ा सा इसके हवाले से भी थोड़ा तहकीक करेंगे कि जो डेयरी फार्मर्स हैं वो सबसे ज़्यादा जो दिहाई देते हैं इन्हीं भूसा वालों को, कि इनकी वजह से जो है वो कीमतों में इजाफा होता है। तो हम थोड़ा सा तहकीक कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या सूरत हाल। यहाँ लोग कुछ लोग बैठे हुए भी हैं और आप देख रहे हो कि ये भूसे की थोड़ी एक स्टॉक भी है। और एक मिनट इधर आ जाइएगा भाई, अगर कोई एक आदमी इधर आ जाए बात करने के लिए तो अच्छा है। तो मैं देख लेते हैं कि इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप क्या भूसा के कारोबार करते हो? जी जी जी। तो क्या भूसा का कारोबार करते हो तो क्या सूरत हाल होती है भूसे की यहाँ पे? मतलब ये कि कैसे बेचते हो, क्या रेट होता है, क्या कीमत होती है? इस टाइम कीमत जो है 500 से 600 तक है, ठीक है। और पहले जो 1000 तक चली गई थी, 1000 रुपये मन। कब गई थी? ये तकरीबन 4 महीने पहले की बात है। वजह भूसा छाट हो गया था बहुत। ये भूसा आता कहाँ से? अंदरून सिंध से, पंजाब से, बलूचिस्तान से। अच्छा जी। तो इन कहते हैं कि ये भूसे की जो है आप लोग यहाँ पर जानबूझ के रेट बढ़ा देते हो ताकि ऐसे नहीं। नाज़रीन देखना है कि आपको जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे भूसे की पूरी मंडी है और कराची शहर में ये सबसे बड़ी मंडी है। तो यहाँ पर जो भाई बता रहे हैं, जो कि यकीन तौर पे एक जो आपको यहाँ पर एक भूसा भी नज़र आ रहा है हमें काफ़ी तादाद में, ये तमाम ये पूरी के हिसाब से बेचते भी हैं 600 रुपये मन। तो बहरहाल हम आगे चल के देखते हैं कि वहाँ की और क्या सूरत है। अंदर चल के देख लेते हैं कि कोई हमें ज़िम्मेदार मिल जाए तो हम ज़िम्मेदार से बात करने की कोशिश करेंगे। एक भाई हमारे आड़ती हैं, ये इनसे हम पूछ लेते हैं कि क्या तरीक़ाकार क्या होता है और गुज़श्ता दिनों जो भूसे की कीमतों में इजाफा हुआ उसकी वजूहात क्या थी। भाई आप ये बता दीजिएगा कि भूसे की जो मंडी है ये पूरे कराची की सबसे बड़ी मंडी? ये एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। एशिया की सबसे? अच्छा, तो यहाँ पर जो सूरत हाल है कि कुछ दिनों हमने देखा था कि भूसे के रेट बढ़ गए थे, उसकी वजूहात क्या थी? सर ये यहाँ पे जामशोरों में एक एसएसपी साहब हैं, उन्होंने रोड बंद कर दिया था। ये जो भूसा लेके गाड़ियाँ आ रही हैं, ये 7 वाला रोड है जामशोरों वाला, ये रोड उसने बंद कर दिया, गाड़ियाँ आनी बंद हो गई। जिसका रेट था 400 रुपये वो चला गया 900-800 रुपये के ऊपर। भूसा आता नहीं था कराची में। हमने कमिश्नर को भी रिक्वेस्ट की, गवर्नर सिंध को भी, वज़ीर-ए-आला CM सिंध को भी, लेकिन हमारी सुनी नहीं गई। भूसा की थी रिक्वेस्ट आपने? ये तकरीबन मेरा ख्याल है जी 9वें-10वें महीने की बात है। 9वें-10वें महीने पिछले साल की बात हो रही है? इसी साल की बात हो रही है। अभी तो चौथे महीने पर हम चल रहे हैं इस साल के। उसी टाइम से हमने ये मोटरवे वालों ने उसी टाइम से ये बंद किया हुआ है। वजह क्या है? रोड मतलब ये कि आप लोगों पे सख्ती की हुई थी या रोड बन रहा था इसकी वजह से सख्ती इन्होंने की हुई थी गाड़ियों वालों के ऊपर। अच्छा, हमारे पास तो आएगा तो हम बेचेंगे। SSP अगर वो रोड खोल देता है तो भूसा सस्ता हो जाएगा? तो 300 रुपये हो जाएगा सर, 3-4 दिन। एक गाड़ी 3 दिन में आ रही है, एक गाड़ी सीधी सीधी एक ही रात में पहुंच जाएगी, कितना फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। एक गाड़ी 3 दिन में घूम रही है, गाड़ी 3 दिन का चक्कर काट रही है। जा रही है मोरो में, काजी अहमद, नवाब शाह, उसके बाद टंडो आदम, सांगड़ गाड़ी घूम के फिर ठठे निकल रही है। अगर 7 से गाड़ी सीधी आएगी तो ये देख लो आप कितना फासला पड़ रहा है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम भाई। मैं मेट्रो वन TV चैनल से बात कर रहा हूँ और हम यहाँ पर ये तहकीक कर रहे थे कि थोड़ा कि यहाँ पर दूध वाले जो हैं, डेयरी फार्मर जो हैं, वो डेयरी फार्मर रेट बढ़ा रहे हैं वो इस पर कि जनाब के यहाँ पर भूसा जो वो महंगा बिक रहा है। तो तो उसकी वजूहात क्या है? मैं आपको बताऊं, हम जहाँ से सीधे आता है जामशोरे से, हमारा खर्चा आता है 20,000 रुपया किराया लगता है। और ये हमको SSP जो है तो पीर नहीं छोड़ता है, तो हम जाते हैं फिर नवाब शाह से जाते हैं सांगड़ से जाते हैं हैदराबाद से जाते हैं ठट्टे, फिर आते हैं हम
तो गाड़ी वाले 12,000 रुपया ऊपर लेते हैं। ठीक है। अच्छा आप ये बताओ कि अभी के क्या सूरत है, अभी भी यही सूरत हाल है या अभी कुछ नरमी हुई है? नहीं कोई नरमी नहीं हो। कल हमने 2 गाड़ी आई थी, उनको जूते भी लगाए और उनको जुर्माना 20,000 किया और 6 दिन जेल में डाल दिया। ओके, थैंक यू हाजी मोहम्मद सर मेमन साहब। जनाब ये है वो सूरत हाल जो कि इंतज़ामी है, मैंने पहले भी कहा इंतज़ामी सूरत हाल है और इंतज़ामी सूरत हाल की वजह से चूँकि SSP जामशोरो जो है वो सख्ती कर रहे हैं और यकीनी तौर पे सख्ती इसमें भी होगी, जो मैं एक अज्यूम कर सकता हूँ कि 7 से जो जामशोरो से जो रोड आ रही है वो जामशोरो रोड जो है सिंगल है, उस पर अप एंड डाउन दोनों ट्रैफिक जाती है और आए दिन हम देखते हैं कि वहाँ हादसा भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यकीनी तौर पे SP ने इस हवाले से जो है वो हादसा की कमी कम करने के लिए जो है वो उन्होंने वहाँ पर चूँकि ओवरलोड होता है ये भूसे का ट्रक या दीगर जो लूसन वगैरह के ट्रक होते हैं, तो इनको इस पर पाबंदी लगाई होगी। बहरहाल इस हवाले से हम आगे चल के मालूम करेंगे कि क्या सूरत हाल है। नाज़रीन इस वक्त मैं भैंस कॉलोनी में, क्योंकि काफ़ी रात हो गई है और मैं मौजूद है, जानवरों का अस्पताल है जो कि यहाँ पर चूँकि डेयरी फार्मर्स में चूँकि भैंसें हैं, गायें हैं और दीगर जानवर होते हैं, तो यकीनी तौर पर उनके लिए ये एक गवर्नमेंट की तरफ से ये अस्पताल कायम किया गया होगा। एक डॉक्टर साहब मेरे सामने मौजूद है, इत्तफाकी बात अब मुझे मिल गया था, मैं पूछ लेता हूँ इनसे। अच्छा आप होते इधर? मैं होता इधर हूँ, 24 घंटे इधर ही होते? 24 घंटे इधर हूँ। नाम क्या है आपका? मेरा नाम डॉक्टर जिमरान बाजका नहीं है। तो आप क्या जानवरों के डॉक्टर? मैं जानवरों का डॉक्टर हूँ। तो क्या मतलब ये कि इस भैंस कॉलोनी में क्या खिदमत अंजाम दे रहे हो आप? हम यही खिदमत देते हैं, जो वैक्सीनेशन होती है वो वैक्सीनेशन करते हैं और दूसरे जो बीमारियां होती हैं जैसे मुखौर आ गया, मुखौर की जो चल रही है FO वालों की वो भी चल रही है। बाकी कोई ऐसी बात तो नहीं है। अच्छा ये जो आपके भैंसें होती है, ये भैंस कॉलोनी में जितनी भैंसें हैं, तो यहाँ के जब भी कोई किसी को बीमारी होती है भैंस की, तो वो मालकान आपसे रब्ता करते होंगे? बिल्कुल। जब रब्ता करते हैं तो आप जाके देखते हैं तो क्या उसी को फीस वगैरह लेते हैं? नहीं फीस नहीं है, फ्री ऑफ कास्ट करते हैं। यहाँ से जाते हैं फ्री ऑफ कास्ट करते हैं। दवाइयों के समेत? दवाइयाँ तो खुद जब वो अरेंज करते हैं उनके पास होते हैं, अवेलेबल होते हैं। अच्छा आप तशखीस करते हो? हाँ, उसके उधर जाके हम उनको देखते हैं क्या कौन सी बीमारी आ रही है। ये है लाइफ स्टॉक के अंडर में जो वेटरनरी डॉक्टर कहेंगे ना? जी वेटरनरी डॉक्टर है और चूँकि इनका घर यहाँ पे इसलिए 24 घंटे रहते हैं और बाकी डॉक्टर जो हैं वो चले गए हैं। जो बातें थी आपने सुन ली हैं और हम समझते हैं कि भैंस कॉलोनी में मुझे एक चीज़ जो पॉजिटिव नज़र आई वो यही नज़र आई कि यहाँ डॉक्टर्स मौजूद हैं और जो भैंसों को या दीगर जानवरों को जो भी बीमारियां लाहक होती हैं उनकी तशखीस के लिए जो है हुकूमत ने एक लाइव स्टॉक ने जो है ये कानूनामा अंजाम दिया है कि एक बहुत बड़ा जो है वो अस्पताल है, इसको कायम किया है, जो कि उनके लिए इसी के तौर पर नेमत भी है डेयरी फार्मर्स के लिए। नाज़रीन मेट्रो ऑन द स्पॉट की टीम की हमारा इस वक्त हम भैंस कॉलोनी में ही मौजूद हैं और भैंस कॉलोनी में हमने मुख्तलिफ जो आपके इशूज़ थे डेयरी फार्मर्स की जानिब से दूध के रेट के हवाले से, और भी शहर में एक वबा उठी कि जनाब के दूध जो है 94 रुपये सरकारी रेट पे उससे ज़्यादा पर नस्ल फ़रोख्त किया जाएगा, जिसके लिए कमिश्नर कराची के ऑफिस में एक इजलास का भी इनकाद हुआ, उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स ने शिरकत की। उसके हवाले से जो एक कमेटी भी बनाएगी वो कमेटी तहकीक करेगी कि दूध के असल नर्क क्या है। लेकिन मेट्रो ऑन द स्पॉट की टीम ने हमने खुद भैंस कॉलोनी आने का फ़ैसला किया और इस वक्त हम मौजूद हैं होल सेलर्स जो कि पैकार कहते हैं जिन्हें, कि जो डेयरी फार्मर जो प्रोड्यूसर होता है और रिटेलर जो एंड साइड होता है उसके दरमियान में एक होता है होलसेलर जो कि दूध को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो आज हम मौजूद हैं और उसके जो रूह रवा हैं वो हाजी मोहम्मद रफ़ीक हैं। हम उनसे पूछ लेते हैं कि एक इल्ज़ाम है आपके ऊपर कि आप रिटेलर्स को जो है जो एक मुकर्रर नर्ख था साबका कमिश्नर कराची एजाज़ अहमद खान साहब ने तय किया था उस पर आप फराहम नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल हम उसी के मुताबिक ही दे रहे हैं। उसमें आगे फिर 2-3 कैटेगरी आ जाती हैं गाहकों की जो योमिया हिसाब से हमारे साथ लेन देन करते हैं, हम हुकूमत के रेट से ही देते हैं और बाकी जो 10 दिन के बाद देते हैं या 20 दिन के बाद पैसे देते हैं, हमारी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट उसमें फंस जाती है, उसमें फिर हमारे रेट में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। इसको हम कहते हैं कि बिल टू बिल कहते हैं। बिल टू बिल ये होता है कि हफ्ता दिन 10 दिन का एक उधार होता है। जी बिल्कुल। तो यकीनी तौर पर आपका रिटेलर्स में तो आज से नहीं शुरू से ही एक बिल टू बिल है जी, हफ्ते का हिसाब होता होगा 15 का या जी बिल्कुल महीने का भी होता है। लेकिन बात वही है ना कि जब आपने एक मुआहदे पर दस्तखत कर दिए कि आपने 89 या 90 पे आपने जी बिल्कुल को प्रोवाइड करना था जी बिल्कुल, तो उस पर उसकी रुकवानी क्यों हो रही? नहीं बिल्कुल उसी पे दे रहे हैं, रेट वही है हमारा और इसमें कोई शक की बात नहीं है।
लेकिन आगे वही जो फिर मैं वही बात दोहराऊंगा कि उसमें कैटेगरी होती है, दूध के मैर के भी मामलात होते हैं। वो खुद डिमांड करते हैं कि भाई हमें फ़लाना दूध चाहिए। अब फ़लाने दूध के पीछे हम खुसूसी तौर पे जाते हैं तो अगले की भी डिमांड एडवांस की डबल हो जाती है। तो इस बात के इख्तलाफ की वजह से फिर आगे उनके साथ जो है थोड़ा बहुत मामला, लेकिन ये दुकानदार खुद इस चीज़ की डिमांड करता है कि भाई मुझे वो दूध चाहिए, चाहे उसमें 100 रुपये आप ज़्यादा मन पे ले लें, उसमें वो फिर आगे करो। जी बिल्कुल, ये इसको हम बिल्कुल डिनाई करेंगे इंशाल्लाह। रिटेलर्स जो एसोसिएशन है उनके नुमाइंदे ने ये बात की शिकायत की थी कि होलसेलर्स ने जो है वो मुकर्ररा जो जो नर्क थे उसको फराहम नहीं कर। जी वो मेरे इल्म में आया था, गलबन एजाज़ कुरैशी साहब ने ये बात की थी, लेकिन नहीं ऐसी कोई बात नहीं। एजाज़ कुरैशी के तो शायद खुद जो उन्हीं के दुकानदारों के ज़रिए मालूमात हुई है कि उनका दूध का काम ही नहीं है, तो वो कैसे कह सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि सारी बातें ये हैं कि होलसेलर इस बात का आप इनकार कर रहे हैं कि रिटेलर्स का आप इस्तेमाल नहीं करते। जी बिल्कुल ऐसी ही बात है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि भैंस कॉलोनी से अमूमन जो अब होलसेलर जाता है तो अक्सर जो वीडियो भी आई, दूसरी भी आई कि दरमियान में आपके बंदे उसमें पानी मिला देता है। ये पुराना इल्ज़ाम है। मैं आपको एक बात बताऊं कि यहाँ से गाड़ी निकलती है ना तो 1 घंटे के अंदर हमने उसको पहुँचाना होता है भैंस कॉलोनी से कराची के मुख्तलिफ शहरों में, टोटल 1 घंटे में। उस 1 घंटे में रास्ते में कोई ऐसे हमारे मकामात नहीं है या कोई ऐसे हमारे पास जन्नात नहीं है जो फौरी ढकने खोलें और उसमें हो जाए। अगर इक्का दुक्का कोई मसला हुआ होगा तो वो हर इदारे में होता है और हम पूरी कोशिश करते हैं कि उसको भी काबू करते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। दुकानदार मानता ही नहीं अगर उसके पास हल्का दूध उतरे, वो कहता है उठाओ इसको, तो होलसेलर कैसे कर सकता है। नाज़रीन, ये वो तो तमाम बातें थी हाजी रफ़ीक साहब से मैंने बात दी। मुझे नहीं मालूम कि वल्लाह इल्म सवाब के कहाँ तक सदाकत है और कहाँ तक सदाकत नहीं, लेकिन बहरहाल इनकी बात में सच्चाई नज़र आती है हमें, और जहाँ तक सारी बातें थी उसका जवाब आपको स्क्रीन पे मिल गया होगा। मैं कोई भी तस्वीर नहीं करना चाहता, हम मज़ीद आगे चल के देखेंगे क्या होता है और सूरत हाल क्या है। नाज़रीन, मेट्रो वन ऑन द स्पॉट की टीम के हमरा इस हफ्ते जो है वो दूध के नर्ख के जो इशू एक बहुत ज़्यादा शहर में हाई राइज कर रहा था, उसके हवाले से आज हमने प्रोग्राम किया। उस प्रोग्राम के हवाले से हमने भैंस कॉलोनी में हम यहाँ आए और भैंस कॉलोनी में आने के बाद यहाँ पर जो हमने मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स जिसमें कि डेयरी फार्मर्स हैं, होलसेलर्स हैं, उनसे बात की। चूँकि होलसेलर्स का दूध को सप्लाई में रिटेलर्स को सबसे बड़ा किरदार होता है, इसलिए डेयरी फार्मर होलसेलर्स को जिसको पैकार कहते हैं उन्हें वो सप्लाई करता है और उसके बाद जो है होलसेलर जो है रिटेलर को जो दूध जो है वो फराहम करता है। यह अब आप पे हम छोड़ते हैं कि आप फैसला करें कि किसी भी कारोबार को पनपने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। उन चीज़ों का अगर पूरा ना हो तो यकीनी तौर पे जो प्रोड्यूसर होता है, जो कि इन कामों को कर रहा होता है, उन्हें को क्या मसाइल होते हैं। हमने तमाम मसाइल का अहाता करने की कोशिश की है। हम आपसे यही कहते हैं कि दोबारा के तमाम तबसरे, तमाम फैसले आपके होंगे। मेट्रो वन ऑन द स्पॉट की टीम के हमरा मुझे कैमरामैन के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम आपको किसी और इशू के साथ जो है किसी और इशू को उजागर करेंगे और हम आपको बताएंगे कि वहाँ क्या हो रहा है। लेकिन चलते चलते स्क्रीन पे ईमेल एड्रेस और फेसबुक एड्रेस आ रहा है, इस एड्रेस पर हमें अपने इर्द होने वाले हालात और वाक़यात का बताएं। अगर आपको आवाज़ उठाने की ताकत नहीं है तो आप हमें बताएं, हम आपकी आवाज़ आला हैवानों तक पहुँचाएँगे और उसको हल कराने की कोशिश करेंगे।